हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बैच वाइज काउंसलिंग से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि जो बैच वाइज काउंसलिंग होती है उसमें किस तरह से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ रहती है, क्या आपको करना होता है। तो जो बायोडाटा फॉर्म ऑन द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप फिल करते हैं, उसी फॉर्म के बेसिस पे आपको जो है बाइफरकेट किया जाता है, उसी बेसिस पे आपके जो मार्क्स लगते हैं, इसके बेसिस पे जो सिलेक्ट किया जाता है। तो कुछ एक कंडीशंस होती हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोडाटा फॉर्म जो है शास्त्री, पीटी और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और एलटी के लिए है, मतलब सीएनबी के लिए है। उसी तरह से टीजीटी या बाकियों के लिए भी सेम ही रहता है ये। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसमें आपकी पूरी डिटेल फिल की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस के पूरे डिटेल्स फिल की जाएंगी। तो अभी मैं बात करता हूँ पहले कि जो आपकी फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी रहती है वो बैच की रहती है। जैसे कि जो बैच पुराना होगा, मतलब कि जो ओल्ड बैच होगा उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। अब जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2003 का बैच है और एक 2001 का है। तो 3 और 1 में से पहले 2001 वाले बैच को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर दो कैंडिडेट्स इस तरह से आते हैं। फिर सेकेंडरी हो जाता है कि जब आपको नेक्स्ट जो इसमें मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद कई बार टाई हो जाता है कि जब मार्क्स भी सेम बन रहे हैं और बैच भी सेम हो रहा है, तब वहाँ पे जाके एज का भी डिफरेंस देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि बैच के बाद जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, तो इसमें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं। तो मैट्रिक के रखे गए हैं, उसके बाद कैटेगरी के रहेंगे, तो वो तो अपनी कैटेगरी में ही पोस्ट होगी जो जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जो रहता है उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद 8th नंबर आप देख सकते हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, तो वो भी अपनी पोस्ट में ही जो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स का है, तो वो भी अपनी पोस्ट की ही पोस्ट के लिए होगा एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पे बाकी दे रखा है कि वॉलंटियर टीचर रहा हो, एक्सपीरियंस इस चीज़ का, तो वो भी यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद आईआईडीपी ऑफ फैमिली ऑफ एचपी है, तो इसका जो सब कैटेगरीज में बेनिफिट आ जाता है। उसके बाद जो जहाँ पे आप देख सकते हैं, अटैच वन कॉपी ईच ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम विच मस्ट बी अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर्स विथ हिज ऑफिस सील। तो यहाँ पे ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट। जो बैकवर्ड पंचायत होगी, तो इसके लिए आपने येस और नो करना है, तो इसके लिए आपको इशू किया जाएगा। उसके बाद आर यू ए मेंबर ऑफ लैंडलेस फैमिली, तो लैंडलेस फैमिली का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे येस नो करेंगे, तो इसका भी आपको मतलब एक तरह से कंसिडरेशन आपकी बढ़ती जाएगी, तो मार्क्स मिल जाएगा इसका। उसके बाद सर्टिफिकेट relating to non-employment if none of your family member is in government और सेमी गवर्नमेंट सर्विस, तो नॉन एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट का भी मार्क्स इंक्लूड होगा। उसके बाद कोई पर्सन डिसेबल है जिसकी 40% से ज़्यादा इम्पेयरमेंट है, तो उसका भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू है अगर सीएमओ से, तो उसका भी मार्क्स होगा यहाँ पे। अगर एनसीसी और एनएसएस और भारत स्काउट एंड गाइड मेडल विनर इन नेशनल गेम्स, इनमें से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बीपीएल का यहाँ पे बता रखा है कि लेस देन 40,000 से कम इनकम है, तब भी इसके लिए इसमें कॉलम है। उसके बाद आर यू विडो डिवोर्स्टी, जहाँ फिर इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं सिंगल वुमेन है, तो इसमें इसका भी प्रोविज़न है, इसमें भी मार्क्स होगा। उसके बाद आर यू सिंगली डॉटर्ड और फ्रेंड, तो सिंगल डॉटर के लिए भी यहाँ पे एक जो रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो हैव यू गॉट ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपने ट्रेनिंग की हुई तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस बन जाती है आपकी। उसके बाद अगर आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसी पोस्ट के लिए आपका अगर किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे प्रेफरेंस जो है बनती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के देखी जाती हैं। और जब आपका बैच क्लैश कर जाता है, एज, फिर मार्क्स की बात आती है। फिर मार्क्स भी अगर क्लैश करते हैं तो उसके बाद एज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरह से जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, इसी बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होती है बैच वाइज रिक्रूटमेंट्स में। तो आई थिंक लगभग इसमें मैंने सारी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
कि किस तरह से जो है पर्टिकुलर बैच में भी जो कैंडिडेट्स कुछ बच जाते हैं, तो वो किस तरह से बचते हैं। तो इनमें से कुछ एक सर्टिफिकेट्स अगर नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो ऑब्वियसली प्रेफ़रेंस जो है उसके अकॉर्डिंग भी होती है। तो इसी जो यहाँ पे ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, उसके बेसिस पे जो है जो कैंडिडेट्स को प्रेफ़रेंस जहाँ उसकी जो सिलेक्शन होती है। तो ये था आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड टू बैच वाइज़ जो काउंसलिंग होती है, उसमें किस तरह से क्या रहता है कंप्लीट, बायोडाटा फॉर्म किस तरह से रहेगा, इन सभी कंडीशंस के मार्क्स किस तरह से लगते हैं, इसमें जो बेसिस ऑफ क्वालिफ़िकेशन मतलब इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी होती है, उसके भी जो परसेंटेज की निकाली जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होती थी, उसी के बेसिस पे इसको भी देखा जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के जो आपका जो प्रेफ़रेंस जो मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, इस बेसिस पे निकाली जाती है सिलेक्शन की। तो इस वीडियो में आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और किसी को अगर इसके बारे में और डिटेल्ड पता है, तो जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, प्लीज़ आप उनको कमेंट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और वीडियो बनाने का पर्पस भी ये होता है कि ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। तो इसीलिए जो हेल्प आप किसी भी तरीके से उनकी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं उनको भी आप आंसर करके हेल्प कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।